देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो ब्रांच अकाउंटिंग हम लोग कर रहे थे जिसमें हम लोग का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मतलब डोमेस्टिक ब्रांच पूरा कंप्लीट हो गया और उसमें क्वेश्चंस जितना सारा था सारा ही मैंने करवा दिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन ब्रांच जो कि हम लोग का ब्रांच का जो है लास्ट कंसेप्ट है। ठीक है, फॉरेन ब्रांच कंप्लीट होने से हम लोग का ब्रांच कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने नोट डाउन करवाया था, अब पता नहीं अच्छा इसमें नहीं है, दूसरे वाले जैम बोर्ड में होगा, वहां पर मैंने लिखवा दिया था कि कितना सारा हम लोग का जो है क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अगर तुम लोगों ने नोट डाउन किया है तो पता चल जाएगा तुम लोग को। तो फॉरेन ब्रांच देखो, फॉरेन ब्रांच क्या होता है पहले और इसका अकाउंटिंग क्यों अलग होगा थोड़ा। ठीक है, देखो फॉरेन ब्रांच फॉरेन ब्रांच मतलब हो जाता है जब ब्रांच आउटसाइड इंडिया है लेकिन उसका जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में है, तो भी हम लोग उसे फॉरेन ब्रांच अकाउंटिंग बोलते हैं। मतलब ये नाम है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि ब्रांच को ही फॉरेन में होना है और हेड ऑफिस को इंडिया में होना है। ठीक है, ऐसा मतलब अकाउंटिंग में हमारा ऐसा होगा हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि हेड ऑफिस आउटसाइड इंडिया है और ब्रांच जो है वो इंडिया में है और उसका हमें अकाउंटिंग करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉरेन ब्रांच बोल के लिखा है मैंने, हम उसी हिसाब से लिखवा रहे हैं। वेन एवर branch is outside India and final accounts furnished by branch are in फॉरेन करेंसी। तो ये तो नॉर्मल बात है, अगर हम लोग का ब्रांच इंडिया के बाहर है तो उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो फॉरेन करेंसी में ही होगा। मतलब जहां पर भी है इंडिया के बाहर वहां जो करेंसी चल रहा है, जहाँ डॉलर चलता है डॉलर, ठीक है, कहीं ऑस्ट्रेलियन करेंसी होता है, पाउंड वगैरह होता है, तो जहां पर जो भी चल रहा है उसी हिसाब से सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। ठीक है, देन सच फॉरेन ब्रांच should convert its trial balance गुड मॉर्निंग शुभजीत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नील। गुड मॉर्निंग मैम। ट्रायल बैलेंस इन इंडिया, इन इंडियन, मैंने क्या लिखा, शायद एक लाइन छूट गया मेरा, देख लेते एक मिनट। वेन एवर ब्रांच इज आउटसाइड इंडिया एंड फाइनल अकाउंट्स फर्निश्ड बाय ब्रांच आर इन फॉरेन करेंसी, क्योंकि वो देश के बाहर है तो वहां के करेंसी के हिसाब से उसने फाइनल अकाउंट्स बनाया होगा। देन सच फॉरेन ब्रांच शुड कन्वर्ट इट्स ट्रायल बैलेंस इन इंडियन रुपीज यूजिंग एएस 11, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ते हैं ना सैटरडे वाले क्लास में। तो जैसे अभी हम लोग एएस 10 पढ़ रहे हैं, वैसे एएस 11 भी होता है जहां पर ये बताया जाता है कि अगर फॉरेन करेंसी में एक ही ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पार्ट इंडिया में काम कर रहा है, चाहे वो हेड ऑफिस के तौर पे हो चाहे वो ब्रांच के तौर पे, और कुछ पार्ट जो है इंडिया के बाहर काम कर रहा है, चाहे वो हेड ऑफिस के तौर पे हो चाहे ब्रांच, जैसे यहाँ पर मैंने ब्रांच वाला ही बात किया, तो कैसे पता चलेगा कि टोटल इनका
जो बैलेंस शीट है मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसोलिडेटेड फाइनल अकाउंट्स है वो जब बनाया जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा जैसे मान लो हेड ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस है इंडिया में, ठीक है, और ब्रांच कहाँ है, ब्रांच है जैसे मान लो यूके में है, ठीक है। अच्छा अब जैसे देखो यहाँ पर जो करेंसी चलता है वो और ये करेंसी, ये दोनों मिला के तो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, ये दोनों मिला के हम लोग तो बोल नहीं सकते। जैसे मान लो अगर 10,000 रुपए है, ठीक है, और मान लो डॉलर में हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो ब्रांच जहां पर भी है बाहर वहां मान लो करेंसी है डॉलर में, ठीक है, यहाँ पर इंडियन रुपीज और यहाँ पर जो भी अर्निंग या एक्सपेंसेस जो भी होता है डॉलर में होता है, तो इनका जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है वो डॉलर के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर है $5, कोई कोई भी एक चीज मान लो $5 है, कोई भी एक इनकम या एक्सपेंसेस, अब 10,000 के साथ तो $5 डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो ये और ये हमें ऐड करना है, मान लो ये प्रॉफिट है यहाँ पर ये प्रॉफिट है, तो ये दोनों तो हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते कि टोटल 10,000 ₹5 बोल देंगे, या फिर ये मान लो $50 है तो ये दोनों मिला के ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि दो अलग अलग यूनिट के चीज तो ऐड नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हेड ऑफिस अपना जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस मतलब फाइनल अकाउंट्स बना सकेगी, तो इसीलिए कन्वर्जन का जरूरत है। और वो कन्वर्जन कैसे करना है उसके लिए हमें AS11 में डिटेल्स, मतलब AS11 हमें इसके बारे में गाइड करता है कि AS11 बता रहा है कि किस तरह से कैसे करके हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब हम लोग AS11 पढ़ेंगे तो वहां पर जो है क्वेश्चन नहीं करना पड़ता है। AS11 देखो या तो किसी का ग्रुप 1 में है किसी का ग्रुप 2 में है, ऐसा होता है, मतलब अलग अलग तरह से होता है। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है कि ग्रुप 1 में ही है तुम लोग का कि ग्रुप 2 में, जब हम एएस क्लास में बता देंगे तो वहां पर क्या होगा तुम लोग को ये डिटेल्स में पता करना पड़ेगा AS11 किस तरह से काम करता है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना वो AS11 के गाइडलाइन के हिसाब से ही करेंगे, कि वहां पर जैसे बताया गया वैसे ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये जो है AS11 हमें ये कन्वर्जन के बारे में बताता है, यही बात मैंने लिखवाया है यहाँ पर। तो एक्चुअली फॉर ब्रांच को भी अपना ट्रायल बैलेंस को इंडियन रुपीज में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रांच जो है यहाँ पर ब्रांच कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। तो जो फॉरेन ब्रांच है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉरेन ब्रांच को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है उसके एक्टिविटी के हिसाब से। एक है नीफो और ईफो बोला जाता है। नीफो का मतलब है, पहले ईफो लिख देते हैं, इंटीग्रल इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, ठीक है। ये हो गया ईफो और इसे बोलते हैं नीफो, ठीक है। अच्छा अब ये ईफो और नीफो क्या होता है, तो पहले देखो ईफो क्या होता है वो लिखवाते हैं। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल हम लोगों ने कॉस्टिंग में भी पढ़ा, मतलब वर्ड से हम लोगों को, मतलब वर्ड हमें पता है कि इंटीग्रल क्या होता है नॉन इंटीग्रल क्या होता है। कॉस्टिंग में क्या पढ़ा था, इंटीग्रल मतलब जब कॉस्ट और फाइनेंस बुक मिलके काम करते, नॉन इंटीग्रल मतलब जब अलग अलग करते, ठीक है। तो यहाँ पर है फॉरेन ऑपरेशन के हिसाब से इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब है ये वैसे ब्रांचेस है जो फुल्ली हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। दीज आर the branches which are fully dependent on head office for purchased or finance और operations। देखो यहाँ पर
इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस का मतलब है ऐसे ब्रांचेस, मतलब जो बाहर तो है, मतलब फॉरेन में ब्रांच तो है जरूर, लेकिन कुछ भी खरीदना है, कुछ भी पैसा वैसा चाहिए, ठीक है, कुछ भी एक्टिविटी करना है तो वो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है। मतलब बेसिकली बोल सकते हो ये डिपेंडेंट ब्रांच जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, उस तरह से है। लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच हम लोगों ने जब डोमेस्टिक वाला पढ़ा था, वहां पर हम लोग कैसे पहचानेंगे? अगर हेड ऑफिस सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन कर रहा है किसी ब्रांच का, तो वो डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक ब्रांच कौन सा था? जो खुद ही अपना जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना सकता है। लेकिन फॉरेन ब्रांच जो है, मतलब फॉरेन जो जितने भी ब्रांच है, वो सभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद ही बनाएंगे। यहाँ पर डिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि हेड ऑफिस इसका जो है फाइनल अकाउंट्स, मतलब सॉरी फाइनल अकाउंट्स क्यों, मतलब हेड ऑफिस इसका जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिपेंडेंसी का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर डिपेंडेंसी का मतलब होता है एक्टिविटी। कोई भी काम, कोई भी टास्क कर रहा है फॉरेन ब्रांच, तो वो अगर हेड ऑफिस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच। मतलब जो है हेड ऑफिस का ही अपना ही एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, मतलब हेड ऑफिस से काफी ज्यादा अटैच्ड है, काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा, अब नॉन इंटीग्रल क्या होता है देखो। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं, अगर कोई ब्रांच इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन करता है, मतलब अगर कोई ईफओ है, तो उसका अगर हमें ट्रायल बैलेंस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो क्या क्या रेट एप्लीकेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉलोइंग, ये मेन चीज है, ये याद रह जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। बाकी क्वेश्चन इसमें काफी आसान होता है। फॉलोइंग रेट्स शुड बी अप्लाइड। क्या क्या रेट अप्लाई किया जाएगा देखो। यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएशन, इसमें लिखो डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस रेट, ठीक है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रेट हम समझा देंगे क्या होता है। फिर लिखेंगे करेंट एसेट। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका एप्लीकेबिलिटी कैसे होगा। करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, ये सब के केस में क्लोजिंग रेट। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंसेस, डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस और एवरेज रेट, आइटम्स related to head office, refer balances in head office books, any difference, इसके बाद लिखेंगे any difference in trial balance is called exchange difference, which is transferred to स्टेटमेंट ऑफ पीएल या फिर पीएल, जो भी बोलो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल या फिर पीएल, ठीक है, एक ही बात है।
अच्छा, ये कैसे एप्लीकेबल होगा, ये देखो, ये मैंने ये तो समझा दिया कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होता है, नॉन इंटीग्रल टाइप भी फॉरेन ऑपरेशन होता है। अब यहाँ पर मैंने इंटीग्रल क्या है वो भी समझाया, फिर उसके बाद मैंने कुछ लिस्ट लिखवाया है कि कहाँ पर क्या रेट यूज होगा। ये रेट क्यों चाहिए हमें, ताकि हम लोग फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में चेंज कर पाए। लेकिन किसमें क्या रेट लगेगा उसका एक लिस्ट है, ठीक है। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कब हमें कौन सा लगाना है, लेकिन हम समझा देंगे कि कैसे करके लॉजिकली ये याद रह जाएगा, ठीक है। अभी ये लिस्ट लिखवाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक हम समझाएंगे जब क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे नीफो, इसके बाद ईफो तो लिखवा दिया, अब नीफो लिखेंगे। नीफो का मतलब नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मतलब ऐसे ऑपरेशंस, मतलब ऐसे ब्रांच जो मतलब ज्यादा से ज्यादा हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं, मतलब डिपेंड ही नहीं है। उसको अगर पैसे का जरूरत है खुद ही जुगाड़ करता है, कुछ भी खरीदना है बेचना है, पैसे बोरो करने हैं, कैसे जो भी डिसीजन लेना है वो खुद ब खुद लेता है। वो ज्यादा क्या कुछ थोड़ा बहुत भी जो है फॉरेन मतलब हेड ऑफिस के ऊपर उसका डिपेंडेंसी नहीं है। बेसिकली बोले तो हेड ऑफिस के ऊपर किसी भी तरह के ऑपरेशन या एक्टिविटी के लिए वो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इस तरह के फॉरेन ब्रांच का जो एक्टिविटी होता है उसे नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बोला जाता है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेटेड नहीं है अपने हेड ऑफिस के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं दिस ऑपरेशंस आर नॉट रिलेटेड टू हेड ऑफिस एंड फॉलोइंग rates should be applied for conversion. अब रेट का लिखते हैं यहाँ पर, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, क्लोजिंग रेट, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा था फिक्स्ड एसेट और डेप्रिशिएशन, ये अगर होता है तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रेट। यहाँ पर मैंने लिखा फिक्स्ड एसेट करंट एसेट का क्लोजिंग रेट, और यहाँ पर देखो करंट एसेट का मैंने लिखा था क्लोजिंग रेट, ठीक है। तो जो ईफो है उसमें फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट का अलग अलग होता है, जबकि जो नीफो है उसमें क्लोजिंग रेट ही होगा दोनों केस में, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। मतलब इसमें अगर चाहो तो और भी ऐसे लिख लो, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ऑल लाइबिलिटीज। लेकिन इसमें बाइफर्केशन है, फिक्स्ड एसेट का और उसका डेप्रिसिएशन का अलग, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का अलग, ठीक है। अच्छा, अब इस यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट, ऑल इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस। ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, यहां पर देखो क्या था, इनकम एंड एक्सपेंसेस का, इनकम एंड मतलब वही ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, चाहो तो इसके आगे भी ऑल लैंग्वेज जोड़ सकते हैं हम लोग, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और एवरेज रेट, ठीक है। यहां पर भी वही होगा, ये सेम है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रेट और एवरेज रेट, और एवरेज रेट, ठीक है। तो ये दोनों केस में सेम है। फिर आइटम रिलेटेड टू हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस से रिलेटेड कोई आइटम है, आइटम रिलेटेड टू हेड ऑफिस, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, तो यहाँ क्या था, रेफर बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स, यहाँ पर भी वही होगा, रेफर बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। फिर नीचे लिखेंगे एनी डिफरेंस
in converted trial balance is recognized as foreign currency translation reserve, FCTR ऐसे बोला जाता है, which is shown in balance sheet, which is shown in balance sheet as reserve and surplus. अब तो नोट लिखना पड़ेगा. If stock is missing at branch, calculate it in foreign currency and convert into रुपीस. ठीक है, उसके बाद रुपीस में इसे कन्वर्ट करेंगे. और एक नोट, इफ ब्रांच मैनेजर is to be given commission it should be calculated in foreign currency then converted into Indian rupees. अच्छा देखो, जो नोट्स लिखना था वो तो मैंने लिखवा दिया. अब क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं. একটু ব্যাক করুন ম্যাম. হ্যাঁ ঠিক আছে. देखो, हम लोग फॉरेन ब्रांच पढ़ रहे हैं और हम लोग को पता है कि जितने भी फॉरेन ब्रांच होते हैं, देखो वो सब क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है. कोई भी फॉरेन ब्रांच हो वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो कंप्लीटली अपना जो भी रिकॉर्ड वगैरह है वो खुद ही करता है और जिस देश में वो है वहां की करेंसी के हिसाब से वो करता है. तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इनकॉर्पोरेशन करना बैलेंस को, क्योंकि फॉरेन ब्रांच जो है वो जितने भी ट्रांजैक्शन करता है वो फॉरेन करेंसी में करता है. तो हमें कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा, फॉरेन ब्रांच के फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, और इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए एक्सचेंज रेट. ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या है वो पता होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग को एक्सचेंज रेट को अप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, फॉरेन ब्रांच के ट्रांजैक्शंस को जो भी करेंसी में है उसे इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा. और मतलब AS11 जो है, AS11 मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में बताता है, इसी के हिसाब से AS11 के हिसाब से फॉरेन ब्रांच को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है उसके ऑपरेशन या एक्टिविटी के हिसाब से, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल. इंटीग्रल मतलब जो बेसिकली
डिपेंडेंट ब्रांच के तरह है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन या किसी भी चीजों के लिए वो हेड ऑफिस को रिपोर्टिंग करेगा, हमेशा हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, जबकि नॉन इंटीग्रल जो है वो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब एक्टिविटी से मिल रहा है, यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होने का मतलब इनका अकाउंट्स बनाने से नहीं है, जो हम लोगों ने डोमेस्टिक वाले में पढ़ा था। अब यहाँ पर हमें ये जो रूल्स दिख रहा है ना कि कब कौन सा रेट लगाना है, ये एक्चुअली एस 11 के हिसाब से है, ठीक है, कि अगर इफो है तो हमें कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, अगर नीफो है तो हमें कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, ये हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको कैसे करके यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब कैसे याद रखना है वो भी हम थोड़ा सा बता देते। देखो इनकम या एक्सपेंसेस जो भी होगा, चाहे वो नीफो हो चाहे वो ईफो हो, ठीक है, देखो दोनों के केस में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लेना है। अगर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मिसिंग है तो अगर और लिखा हुआ है ना, और का मतलब यहाँ पर ऐसे लिख लो, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। अगर क्वेश्चन में हम लोग का डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है तो ये हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। अगर नहीं है तो हम लोग सेकेंड प्रेफरेंस किस चीज का लेंगे, एवरेज रेट का। यही वाला पॉइंट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है ये हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, अगर नहीं है तो सेकेंड प्रेफरेंस एवरेज रेट होगा, ठीक है। अब एवरेज रेट का मतलब क्या है वो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टार देके लिखवा देते हैं, ठीक है। एवरेज रेट का मतलब क्या है, दोनों केस में ही एवरेज रेट का मतलब हो जाएगा, जैसे देखो एवरेज मतलब क्या होता है, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रेट को जब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तभी हम लोग इसको बोलेंगे एवरेज रेट, ठीक है। तो एवरेज रेट का मतलब देखो, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं, एक काम करते हैं हम पीछे ही लिखवा देते हैं एवरेज रेट का मतलब, दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। एक नोट बना के लिखवा देते हैं, नोट एवरेज रेट कैसे निकलेगा। जैसे मान लो एक ईयर जिसका स्टार्टिंग है 1 अप्रैल और एंडिंग हो जाएगा 31 मार्च, ठीक है, ये है सपोज 2020 और ये हो जाएगा 2021, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मान लेते हैं ओपनिंग रेट था $1 का 70 रुपीज, ठीक है, और क्लोजिंग हुआ $1 का, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, 76 रुपीज, ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग रेट। अब एवरेज रेट कैसे निकलेगा, एवरेज रेट कभी कभी क्वेश्चन में भी गिवन होता है, ठीक है। इफ गिवन इन क्वेश्चन, अगर ये सब देने के बाद भी अगर क्वेश्चन में एवरेज रेट दिया हुआ है अलग से, ठीक है, तो इफ गिवन इन क्वेश्चन देन फॉलो द क्वेश्चन, तब तो क्वेश्चन वाला ही लेना पड़ेगा, तब क्वेश्चन वाला ही लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, हम लोग एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम बता रहे हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो बात ही खत्म, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो कैसे होगा, एवरेज रेट इफ गिवन इन क्वेश्चन देन फॉलो द क्वेश्चन, इफ नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन देन कैलकुलेट एज फॉलोज, तब हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, जैसे हमारे पास फिर ये इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए क्वेश्चन में, नहीं तो कैसे करेंगे। तो 70 + 76 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 14, तो 73, ठीक है। तो ये रेट हम लोग यूज करेंगे, और ये किसके लिए होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एक्सपेंसेस के केस में अगर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है तो वो यूज करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो एवरेज रेट कैलकुलेट करना है, या फिर गिवन है तो उसे यूज करना है। अच्छा, अब ये क्या होता है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब, जैसे मान लो हम लोग किसी को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो सैलरी एक साल में हम लोगों ने 12 बार दिया होगा, अगर रेंट दे रहे हैं एक साल में 12 बार दिया होगा, कोई कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, तो एक साल में 12 बार कमीशन अगर फिक्स्ड है तो वो भी उस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो भी 12 बार दे रहे, हर मंथ दे रहे, तो हर मंथ में ऑन दैट मोमेंट जो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब जिस दिन हम लोगों ने सैलरी पे किया या फिर जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होता है, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का अगर हमें रेट दिया हुआ है उस दिन का तो वो यूज करेंगे, लेकिन ये नहीं दिया होता है नॉर्मली क्वेश्चन में इस तरह से, क्योंकि इतना बार हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, 12 बार, ठीक है, एटलीस्ट एक साल में
एक साल में 12 बार इलेक्ट्रिसिटी, अगर इतने सारे ट्रांजैक्शन का, हर एक तरह के ट्रांजैक्शन का अगर हमें रेट दे देगा, डॉलर हो या जो भी हो, तो क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा, मतलब 8-10 पेज का क्वेश्चन ही हो जाएगा अगर हर एक इनकम या एक्सपेंसेस का हमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दिया हुआ होगा। तो नॉर्मली क्वेश्चन में हमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कभी नहीं देता है, हमें एवरेज रेट देगा कैलकुलेट करने के लिए, या तो एवरेज रेट दे देगा क्वेश्चन में डायरेक्टली या तो इंफॉर्मेशन देगा जिससे हम लोग एवरेज रेट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस का हमें क्या लगाना पड़ता है, या तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाला रेट या तो एवरेज रेट। अब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा क्या होता है। और ये देखो करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी, यहाँ पर मैंने लिखा देखो क्लोजिंग रेट लगना चाहिए, और यहाँ पर भी देखो करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का, यहाँ पर तो सारे तरह का एसेट लायबिलिटी का क्लोजिंग रेट ही लगता है। क्लोजिंग रेट मतलब जिस दिन अकाउंट क्लोज हो रहा है उस दिन जो रेट रहेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, वही वाला एप्लीकेबल करना है। लेकिन इंटीग्रल में फिक्स्ड एसेट का अलग होता है, फिक्स्ड एसेट का डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रेट लगाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि फिक्स्ड एसेट हम लोगों ने किस दिन खरीदा था, तो ये रेट अगर गिवन है तो हम लोग इसको लगाएंगे अगर इफो है तो। ठीक है, तो इफो है तो ये रेट गिवन रहेगा। बाकी नीफो के केस में सभी तरह का एसेट और लायबिलिटी में हमें क्लोजिंग रेट लगाना होता है। ठीक है, अच्छा, और अगर आइटम रिलेटेड टू हेड ऑफिस है, मतलब हेड ऑफिस ने कुछ स्टॉक भेजा है, हेड ऑफिस के पास स्टॉक रिटर्न आया है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग डायरेक्टली हेड ऑफिस वाला बैलेंस ही ले लेंगे, क्योंकि हमें तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इंडियन करेंसी में ऑलरेडी कन्वर्टेड वैल्यू है, जैसे मान लो हेड ऑफिस ने 10,000 रुपए का स्टॉक भेजा था, जिसका डॉलर में वहां पर वैल्यू मान लो हो रहा है $70, तो हमें तो पता ही है 10,000 में भेजा था, तो हम लोग 10,000 ही लेंगे। तो अगर आइटम रिलेटेड टू हेड ऑफिस है, मतलब हेड ऑफिस से कुछ गया है, तो हेड ऑफिस ने भी तो बुक क्या होगा, जो कि इंडियन करेंसी में ही होगा, तो हम लोग उसी को ले लेंगे। यहाँ पर भी देखो वही बात हो रहा है, रेफर बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक। अब क्या हो रहा है, डिफरेंसेस आएगा ट्रायल बैलेंस में। क्यों? क्योंकि ब्रांच ने अपना ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना रखा होगा। अब हम लोग क्या करें, ट्रायल बैलेंस में अलग अलग आइटम है, लाइक फिक्स्ड एसेट है, करेंट एसेट है, करेंट एसेट में स्टॉक है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बहुत सारा चीज है। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग का एसेट लाइबिलिटीज है, इसको हम लोग अलग अलग रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनकम एक्सपेंसेस को अलग अलग रेट से कर रहे हैं, तो इतने सारे जब अलग अलग रेट एप्लीकेबल होंगे तो ट्रायल बैलेंस जो ऑलरेडी मैच था वो मिसमैच होगा, क्योंकि अलग अलग रेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मिसमैच होने से डिफरेंस आएगा। तो जो डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में, अगर नीफो है तो उसे बोला जाता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, और ये बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में दिखाया जाता है। अगर ईफो है तो जो डिफरेंस आएगा उसे बोला जाता है एक्सचेंज डिफरेंस, जो कि पीएल में दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसा कहाँ बोला गया है, एस 11 में बोला गया है, तभी ये चीज हम लोग लिख रहे हैं। अब ये देखो एक नॉलेज तो हमें मिल गया कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन जो है एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पहले यही वाला देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक मिनट, यही वाला है ना पहला क्वेश्चन, चेक करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, on 31st December 2002, on 31st December 2002 the following balances appeared in the books of Chennai branch of an English firm having its head office in New York। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, अच्छा एक मिनट, हाँ पहले ना ये क्वेश्चन करना चाहिए, हम एक बार देख लेते हैं, रुको एक मिनट। एक हम लोग का सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग पहले ना वो वाला करेंगे, यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस वैलेंस सब बनाने बोला, हम लोग पहले कन्वर्जन सीखते हैं। हम लोग ना पहले क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, वो सिंपल है, उसके बाद 15 वाला करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है 15, पहले 16 वाला करेंगे, वही मुझे डाउट लग रहा था। देखो, S&M लिमिटेड बॉम्बे हैव ए ब्रांच इन सिडनी, तो SM लिमिटेड जो है वो बॉम्बे, मतलब ये है हेड ऑफिस, और ब्रांच का है सिडनी में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ब्रांच क्या है, फॉरेन, फॉरेन ब्रांच है। अब फॉरेन ब्रांच का हमें देखना पड़ेगा कि ये ईफो सिस्टम में काम करता है कि नीफो में काम करता है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करके इसका एक्सचेंज रेट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिडनी ब्रांच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, मतलब ईफो। ठीक है, बता ही दिया है ईफो।
अगर ईफो है तो रेट हमें ईफो के हिसाब से लगाना पड़ेगा, नीफो नहीं है। At the end of the 31st March 2002, the following ledger balances have been extracted from the books of Bombay office and Sydney office. तो बोल रहा है कि इन्होंने बुक्स ऑफ कुछ डिटेल्स जो है एक्सट्रैक्ट किया है बॉम्बे ऑफिस मतलब हेड ऑफिस का भी और फॉरेन ब्रांच का भी, ठीक है। तो सिडनी में ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये सब जो है 1000 में लिखे हुए हैं, बॉम्बे में बॉम्बे वाला जो हेड ऑफिस है उसमें 1000 रुपीज, ठीक है। ये देखो रुपीज जो हमारा इंडियन करेंसी है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल है देखो 2000 ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 1000 में तो 2000 एक बार लेते हैं। रिजर्व सरप्लस 1000, यहाँ पर तो होगा नहीं क्योंकि हेड ऑफिस के पास शेयर कैपिटल रहेगा, लेकिन ब्रांच के पास थोड़ी ना शेयर कैपिटल रहता है। ब्रांच तो बस अपना एक्टिविटी करेगा, उसका शेयर कैपिटल नहीं है। और ऐसे हो सकता था अगर वो नीफो होता, ये नीफो नहीं है ना, ये क्या है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, इसको पैसे का जरूरत होता है तो हेड ऑफिस से ही मांगता है, इसीलिए इसके शेयर कैपिटल वगैरह नहीं दिख रहा है। लैंड है, बिल्डिंग है, ये सभी देखो हेड ऑफिस का है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये हेड ऑफिस का है, ये 2 कॉलम और ये ब्रांच वाला है। अच्छा, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन रिजर्व, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर ब्रांच का भी है। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व 2 जगह पे ही है। डेटर क्रेडिटर दोनों का ही है, ठीक है। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों का है। ब्रांच स्टॉक रिजर्व ये सिर्फ इसी का होगा, हेड ऑफिस का ही होगा ब्रांच स्टॉक रिजर्व, क्योंकि हेड ऑफिस ही ब्रांच को स्टॉक भेजता है। कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों का बता रहा है। देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, लेकिन इस 10 का मतलब अलग है। ये ऑस्ट्रेलियन रुपीज में 10 है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन जो करेंसी है उसमें 10 है, ये इंडियन करेंसी में ये 10,000 है, बट ये 10,000 और इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो इसका वैल्यू अलग होगा। परचेस सेल गुड सेंड टू ब्रांच, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, वेजेस एंड सैलरी। अच्छा आगे पढ़ते हैं। रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, कमीशन रिसिप्ट और ब्रांच और हेड ऑफिस करेंट अकाउंट। एक सेकेंड, अच्छा ऑफिस रेंट ऑफिस एक्सपेंसेस, कमीशन रिसिप्ट, ठीक है। ब्रांच का ये देखो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का करेंट अकाउंट। अच्छा ये कुछ बैलेंसेस हमें दे दिया और देखो ये टैलिड भी है, देखो ये टैलिड है, ये भी ट्रायल बैलेंस टैली है, इसका भी ट्रायल बैलेंस टैली है। अब हमें कुछ रेट दे दिया होगा जरूर, देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है बॉम्बे का और सिडनी का। ये देखो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीज। हमें सिडनी में जो ब्रांच है जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बना हुआ है, हमें उसे इंडियन रुपीज में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और रेट हमें दे दिया है, बोल रहे हैं ओपनिंग रेट दे दिया, क्लोजिंग रेट दे दिया, एवरेज रेट दे दिया, फिक्स्ड एसेट के लिए क्या होगा ट्रांजैक्शन रेट दे दिया, ठीक है। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा रेट यूज होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे अपने ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट कर देंगे रुपीज में, ठीक है। बस यहाँ पर इतना ही बोला है। तो ये हम लोग का स्टार्टिंग क्वेश्चन, देखो कैसे होगा, काफी आसान है। 16 नंबर। ट्रायल बैलेंस ऑफ सिडनी ब्रांच। तो बना हुआ तो है बट रुपीज में नहीं है, तो हम लोग को रुपीज में चेंज करना है। एज ऑन 31st of March 2002, ठीक है। अच्छा
देखो हम इस तरह से लिखते हैं, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये कैसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ए डॉलर, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ए डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दिया हुआ है। हम लोग इस पे क्या अप्लाई करेंगे, एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये अप्लाई करके हम लोग इसे इंडियन करेंसी में ट्रांसफर कर लेंगे, डेबिट क्रेडिट बोल के यहाँ पर इंडियन करेंसी में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हम यहाँ पर शेयर कैपिटल तो नहीं है, रिजर्व सरप्लस नहीं है, जहां से है वहां से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। लैंड भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं होगा, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन रिजर्व ये भी नहीं होगा। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट ये रहा 200, तो प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट का मतलब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं है, ठीक है। प्लांट मशीनरी एसेट होता है तो एसेट साइड में ही होगा, ये देखो डेबिट साइड में 200, ठीक है, 200। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो बन रहा है ना, ये इन 1000 बनेगा, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं किस चीजों का कन्वर्जन होगा। तो पहले लिख लिया प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी के बाद है प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व 130, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व ये है 130। उसके बाद डेटर क्रेडिटर 60/30, डेटर क्रेडिटर 60 और यहाँ पर 30। अच्छा, डेटर क्रेडिटर के बाद है स्टॉक 20, स्टॉक एसेट होगा डेबिट साइड 20। अच्छा, इसके बाद स्टॉक रिजर्व नहीं होगा, कैश एंड बैंक बैलेंस 10, कैश एंड बैंक बैलेंस 10। अच्छा, इसके बाद है परचेज सेल 20 और 123, 20 और 123। अच्छा, इसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच 5, ये वाला, ठीक है। ये लास्ट का 2 कॉलम जो है वो ब्रांच वाला है, तो गुड्स सेंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसको हम लोग लिख दे गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ऐसे भी लिख सकते हैं, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। ये है हम लोग का 5 डेबिट में, क्योंकि स्टॉक रिसीव हो रहा है तो डेबिट में ही होगा। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी ये ब्रांच का नहीं है, वेजेस सैलरी है 45, रेंट 12, रेंट 12 ये 45 था। ऑफिस एक्सपेंसेस 18, ऑफिस एक्सपेंसेस 18, कमीशन रिसिप्ट 100, कमीशन रिसिप्ट है तो ये क्रेडिट में जाएगा 100। अच्छा, और एक पॉइंट है, अच्छा इसके बाद है हम लोग का ब्रांच, ये हो जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट है हम लोग का 7, यहाँ पर देखो क्रेडिट साइड में है, ये लिख दिया मैंने 7, ठीक है।
तो देखो हम लोगों ने जस्ट पहले नोट डाउन कर लिया कि हम लोग का ट्रायल बैलेंस में क्या क्या डेबिट क्रेडिट आइटम है। अब हम लोग को AS11 को फॉलो करके एक्सचेंज रेट लगाना है और हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब ये कौन सा है? ये है हम लोग का IFO मतलब इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल का क्या सिस्टम था? इंटीग्रल में इनकम एक्सपेंसेस तो दोनों केस में हमें लेना है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर एवरेज रेट। आइटम रिलेटेड टू हेड ऑफिस में एक्चुअल वैल्यूज ले लेंगे। फिक्स्ड एसेट और डिप्रिशिएशन में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रेट और करंट एसेट करंट लायबिलिटी में क्लोजिंग रेट लेना है। बस ये करते करते आदत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रेट हम लोगों को कब लेना है। अच्छा, ये प्लांट मशीनरी है तो अब रेट देखो, रेट हम लोग के पास ये 4 है, मतलब यही सब लगेगा और कुछ नहीं। तो अगर हम लोग का ये प्लांट एंड मशीनरी है, इसमें क्या लगता है? प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, इसमें लगता है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो फिक्स्ड एसेट का ये देखो, फॉर फिक्स्ड एसेट बता ही देगा हमें 18। तो एक्सचेंज रेट यहाँ पर कितना लगेगा? 18 लगेगा। ठीक है, 18 लिख दिया। अब करना क्या है? इसे चेंज करना है। अब 18 क्या है? 1 रुपीज इक्वल टू 18 है, तो फिर सॉरी 1 रुपीज बोल रहे, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर इक्वल टू 18 है, तो 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इक्वल टू कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है, ये एक्सचेंज रेट है। तो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर 18 था ऑन दैट मोमेंट, तो 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3600, है ना? 3600, ये मल्टीप्लाई करने से आ गया हम लोग का। अच्छा, अब देखो फिर क्या बोल रहा है? डेप्रिशिएशन रिजर्व। तो डेप्रिशिएशन रिजर्व भी उसी के फिक्स्ड एसेट और डेप्रिशिएशन दोनों सेम रेट पे जाएगा। तो ये 18, तो 18 इंटू 130 जितना होगा उतना लिखना पड़ेगा। 18 इंटू 130 कितना हो जाएगा? 2340। यहाँ पर क्रेडिट साइड में जो आइटम क्रेडिट है क्रेडिट में लिखेंगे, जो डेबिट है डेबिट में लिखेंगे, बस हमें रेट लगाना है। सही सही। डेटर क्रेडिटर मतलब करेंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो इसका क्या होता है? क्लोजिंग रेट लगता है। क्लोजिंग रेट कितना है? 24। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे 24। तो 24 इंटू 60, 1440, और 24 इंटू 30। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो स्टॉक, अगेन करंट एसेट, तो स्टॉक का भी 24 हो जाएगा। तो 24 इंटू 20, 480। अच्छा, इसके बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस, तो ये भी 24। तो 24 इंटू 10, 240 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है? परचेज एंड सेल, ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू जो भी होता है वो हमें एवरेज रेट पे लगाना है। अगर एवरेज रेट नहीं है तो हम लोग एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, एवरेज भी दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने बोला ना क्वेश्चन का जो डेटा है वो फॉलो करना है। तो कितना हो जा रहा है? 22 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 22 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 इंटू 20, 440, और 123 इंटू 20, सॉरी 22, तो 2706 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ये हम लोग क्या करेंगे? देखो, हेड ऑफिस ने अगर गुड्स भेजा है तो ठीक है, हम लोगों ने इसको लिखा है अपना जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसमें लिखा है 5 में, लेकिन इसका एक्चुअल रेट भी हमें पता होगा। देखो, जब हेड ऑफिस बोल रहा है मैंने जो स्टॉक ब्रांच को भेजा है उसका इंडियन रुपीज में वैल्यू है 100, ठीक है, और ब्रांच बोल रहा है मुझे जो स्टॉक मिला उसका ऑस्ट्रेलियन डॉलर वैल्यू है 5, तो ये दोनों इक्वल है। तो अगर इसका इंडियन वैल्यू हमें पता करना है तो वो एक्चुअल वैल्यू ये वाला ले लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू जो है वो बराबर है, क्योंकि ये बोल रहा है मैंने 100,000, ये 1000 में है ना सब चीज, तो 100,000 का गुड्स भेजा है, तो ये बोल रहा है मैंने 5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का गुड्स रिसीव किया है, तो एक्चुअल वैल्यू लेना पड़ेगा, वही तो मैंने लिखवाया था। तो ये 5 का वैल्यू कितना है? 100 है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एक्चुअल, यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल वैल्यू हमें लेना है। अच्छा, फिर यहाँ पर है, जब मैं थोड़ा सा ऊपर साइड लिख दिया, इसके साथ लिखना है ये वाला एक्चुअल 100। अच्छा, फिर यहाँ पर वेजेस सैलरी, अगेन एक्सपेंसेस का बात हो रहा है, वेजेस रेंट ऑफिस एक्सपेंस सभी एक्सपेंसेस का बात हो रहा है, एक्सपेंसेस का एवरेज रेट लेना है। एवरेज रेट हम लोग का 22 था, तो 22 लेना पड़ेगा हर एक जगह पे। 22, 22 और
22, तो 45 into 22, 990. 12 into 22, 264. और 18 into 22, 396. ठीक है। अच्छा, अब कमीशन रिसिप्ट हुआ, ये इनकम है तो इस पे भी एवरेज रेट ही लगेगा, लेकिन इनकम है तो इधर रिकॉर्ड होगा। अच्छा, और हेड ऑफिस का, इसका भी देखो, हेड ऑफिस का जो करेंट अकाउंट दिख रहा है, हेड ऑफिस का जो अकाउंट ब्रांच में दिख रहा है उसका वैल्यू 7 है, और यहाँ पर 120। हम लोग को पता है ये दो वैल्यू क्या होता है, ऑपोजिट एंड इक्वल होता है, तो ऑपोजिट तो है, ये डेबिट वैल्यू है, ये क्रेडिट वैल्यू है, और ये इक्वल भी होगा। ये इंडियन करेंसी में इसीलिए ऐसे दिख रहा है, और ये फॉरेन, क्योंकि हमें कोई रिकंसिलिएशन बोला नहीं है कि हमें करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 120 इक्वल टू 7 है, तो ये लिखेंगे एक्चुअल 120। ठीक है। अब हम लोग को करना पड़ेगा ऐड, लेकिन जब हम लोग ऐड करके टैली करेंगे ना तो हमें डिफरेंस दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग रेटों से मल्टीप्लाई किया है, तो जब हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करने से टैली नहीं होगा, डिफरेंस दिखेगा। तो अब देख लेते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल करते हैं एक बार। हम डेबिट साइड का यहाँ लिखते हैं, ठीक है, क्रेडिट साइड का यहाँ लिख रहे हैं। तो 3600 प्लस 1440, 480, 240, 480, 240, 440, 100, 990, 264, 396, 7950। और क्रेडिट में 2340, 720, 2706, और 2200, और 120। ठीक है। तो 8086, 8086। ठीक है। तो डिफरेंस देखो, 8086 ज्यादा है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो हम क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं 8086, तो इधर भी लिखेंगे 8086। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, चेक करते हैं। uh, 136 का डिफरेंस आ रहा है, और ये 136 हो रहा है 7। ये शायद मेरा टोटल गलत हुआ है, देख रहे हैं 3600, 1440, 480, 240, 440, ये हो गया 1090, 264, 396, 7950। तो मेरा अलग क्यों आ रहा है? आंसर है 7870। देखते क्या गलत हुआ है। 4 396, 264, 990, 100, 440, 440, 240। अच्छा, ये 480 नहीं होगा। अच्छा, ये कुछ गलत हो गया है क्या? 20 इंटू, ये ओपनिंग स्टॉक था। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक का हमें कैसे लेना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक का हमें ओपनिंग रेट लेना पड़ेगा। एक मिनट, हम देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक का मैंने नहीं लिखा, ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज का मैंने क्लोजिंग रेट लिख दिया ना। अच्छा, एक एक हिंट्स मैंने लिखवा रही हूँ। ओपनिंग स्टॉक होगा तो उसे ओपनिंग रेट में लेना पड़ेगा, वो लिखवाना भूल गए। ठीक है, लिखवा देते हैं। ये हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग नहीं है। ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट होता है, ये वाला होगा 20। हम लिखवा देते हैं अभी। यहाँ पर रेट 20 हो जाएगा, तो ये हो गया 400। तो 400 होने से यहाँ पर टोटल 7950 आ रहा था, और मैंने इसका किया था कितना किया था, 480 किया था, तो 80 ज्यादा है। हाँ, 7870 होगा।
लिखवा देते हैं हम ये वाला भी 7870 माइनस 8086, तो 216 आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस आ रहा है 216। ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए यहाँ पर हमें 216 लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का ट्रायल बैलेंस टैली होगा। लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे क्या, एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, ये क्या आया हम लोग का, एक्सचेंज डिफरेंस आया, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सचेंज डिफरेंस बोल के। यहाँ जगह तो नहीं है, हेड ऑफिस के नीचे लिखना पड़ेगा, हम यहीं पर लिख रहे हैं, नहीं तो खाली मुझे यहाँ पेज में बेकार इतना सारा जगह बनाना पड़ेगा। ये हेड ऑफिस के नीचे चला जाएगा, ये 260 जस्ट हेड ऑफिस के नीचे हम लोग लिखेंगे। यहाँ हेड ऑफिस को भी एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख के देख लेते हैं, हो जाएगा। यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस ये हो गया 216, ये बैलेंस करके हमारा निकल के आ गया। तो ये हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक पॉइंट नहीं लिखवाया, वो ओपनिंग का कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए वो हम लिखवा देते। ठीक है, वो हम भूल गए लिखवाना। अगर ओपनिंग स्टॉक होगा, कहाँ लिखवाए, जगह यहाँ हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखवाते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक होगा तो ओपनिंग रेट, इसमें भी वही होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा तो ओपनिंग रेट। और ये सब जो है ये क्लोजिंग एसेट और लाइबिलिटीज के लिए। ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी किसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वो किया हम लोगों ने अभी ईफो का। ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंस आता है उसे क्या बोला जाता है, एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, और ये पीएल में चला जाएगा, तो ये क्या आ गया, ये आ गया एक्सचेंज डिफरेंस, और ये पीएल में चला जाएगा। तो आसान है। ठीक है, क्वेश्चन कर पाना आसान है, बस एक बार दिमाग में ये याद रह जाए कि कब कौन सा रेट हमें यूज करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बोला है, on 31st December 2002 the following balances appeared in the books of Chennai branch of an English firm having its head office in New York। देखो यहाँ पर ब्रांच जो है वो इंडिया में है, चेन्नई में, और जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है। जैसे मैंने बोला था कि हमेशा जरूरी नहीं है कि हम लोग का ब्रांच ही फॉरेन में हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, स्टॉक दे रखा है दोनों का। ठीक है, न्यूयॉर्क, ये देखो हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन न्यूयॉर्क। अच्छा, ये किसका डेटा दे रखा है, चेन्नई ब्रांच का, जो जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में, चेन्नई ब्रांच का इंडिया में इंडियन करेंसी में वैल्यू दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, पेएबल, सैलरी, वेजेस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, फर्नीचर, बैंक अकाउंट, न्यूयॉर्क अकाउंट। फिर क्या बोला है, स्टॉक क्लोजिंग वाला ये। ठीक है, ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ $13,400। तो ब्रांच अकाउंट जो न्यूयॉर्क का है उसका बोल रहा है कि $13,400 में बैलेंस दिख रहा है ऑन 31st December 2002 एंड फर्नीचर अपीयर्ड इन द हेड ऑफिस इतना। तो फर्नीचर का और जो ब्रांच का बैलेंस है उसका यहाँ पर डॉलर में दे रखा है। द रेट ऑफ एक्सचेंज $1 का है 31st December 2001 52, 31st December 2002 51, मतलब ये ओपनिंग रेट और ये क्लोजिंग रेट। द एवरेज रेट बोल रखा है 50। प्रिपेयर द हेड ऑफिस बुक्स, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द ब्रांच एज्यूमिंग इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। बोल रहा है कि ब्रांच जो है वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन करता है, और यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, हेड ऑफिस के बुक्स में पीएल और बैलेंस शीट बना के देना है। ठीक है, हेड ऑफिस के बुक्स में पीएल और बैलेंस शीट बना के हमें देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ट्रांसफर करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो बैलेंसेस दे रखा है ना, ये देखो ये बैलेंसेस हमें कैसे दे रखा है, इंडियन करेंसी में दे रखा है। ठीक है, ये किसका दे रखा है, ब्रांच का। तो सॉरी, ये हाँ ब्रांच का दे रखा है, ब्रांच का इंडियन करेंसी में डिटेल्स दे रखा है। हम लोग को प्रिपेयर करके क्या देना है इनको, हम लोग को प्रिपेयर करके देना है
न्यूयॉर्क में जो हेड ऑफिस है उसके बुक्स में चेन्नई ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस अपने बुक्स में अपना ब्रांच जो चेन्नई में है उसका फाइनल अकाउंट्स बनाएगा। तो वो किस में बनाएगा? वो डॉलर में बनाएगा। तो डॉलर में फाइनल अकाउंट्स बनेगा, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन जिस फाइनल अकाउंट्स किसका बनेगा? ब्रांच का। क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये चेन्नई ब्रांच का है, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। अब हेड ऑफिस बोल रहा है मुझे इस ब्रांच का फाइनल अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। तो हेड ऑफिस कैसे बनाएगा? वो बनाएगा डॉलर में। तो डॉलर में अगर बनाना है तो ये सब इंफॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस रुपीज में बना हुआ है उसको पहले हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा डॉलर में। जब ये ट्रांसफर हो जाएगा इससे हम लोग बना लेंगे फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करके जो करेंगे ये हम लोग का एक्चुअली क्या हो जाएगा? नीड है क्वेश्चन का, मतलब बोल सकते हो वर्किंग नोट। तो पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रांसलेशन लॉस, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा एक्सचेंज ट्रांसलेशन लॉस? यहाँ पर देखो हम लोगों ने लिखा था ना कि अगर नीफो होगा तो जो डिफरेंस आएगा उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एक्सचेंज ट्रांसलेशन लॉस। ये देखो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन लॉस या रिजर्व बोला जाएगा, ठीक है। लॉस होगा तो लॉस, रिजर्व होगा तो रिजर्व। यहाँ पर लॉस आएगा। ये देखो हम दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर बोला था नीफो है कि ईफो है, एक बार देख लेते हैं। इंटीग्रल फॉरेन, अच्छा ये ईफो बोला हुआ है, अच्छा ठीक है, ईफो बोला हुआ है। इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं। चेन्नई ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन डॉलर, ठीक है। इसको लिखो कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ चेन्नई ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन डॉलर। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट एक्सचेंज रेट, फिर से डेबिट और क्रेडिट। ये सब रुपीस में है, इसको हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे डॉलर में। अच्छा यहाँ पर दे रखा है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 2,34,000। अच्छा ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज सेल 15,62,500। 23,43,750। डेटर क्रेडिटर 7,65,000 5,10,000। अच्छा डेटर क्रेडिटर के बाद बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल BR एंड BP 2,04,00 1,78,500। सैलरी एंड वेजेस 1,00,000।
अच्छा, सैलरी एंड वेजेस के बाद रेंट, रेट्स, टैक्सेस। रेंट, रेट्स, टैक्सेस 1,06,250। फर्नीचर, फर्नीचर 91,000 और बैंक 5,68,650। अच्छा, न्यूयॉर्क अकाउंट मतलब हेड ऑफिस का अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट लिख देते हैं इसको। 5,99,150, 5,99,150। तो पहले हम लोगों ने सारा चीज लिख लिया, अब कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो एक्सचेंज रेट क्या लगेगा? ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग रेट लगता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक अभी अभी मैंने लिखवाया, ओपनिंग स्टॉक में हमेशा ओपनिंग रेट लगेगा। तो पहले हम लोग रेट जो है वो लिख लेते हैं। तो 52। परचेज सेल में लगेगा एवरेज रेट, किसी भी तरह का रेवेन्यू एक्सपेंसेस में एवरेज रेट गिवन है 50। डेटर क्रेडिटर मतलब एसेट लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी में हम लोग का क्लोजिंग रेट लगता है, तो क्लोजिंग रेट है 51, 51। अच्छा, इसके बाद ये है बिल्स रिसीवेबल, ये भी 51 ही होगा। अच्छा, सैलरी वेजेस, सैलरी और वेजेस क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस है तो ये 50, एक्सपेंसेस है 50। रेंट, रेट्स भी एक्सपेंसेस है तो 50 हो जाएगा। फर्नीचर का देखेंगे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है कि नहीं। तो फर्नीचर का यहाँ पर बोल रहा है, अच्छा ये देखो यहाँ पर दे दिया है डेबिट बैलेंस ऑफ 13,400, और यहाँ पर फर्नीचर, ये देखो फर्नीचर हेड ऑफिस के बुक्स में मतलब न्यूयॉर्क में अपियर कर रहा है 1750। तो हम लोग यही वाला रेट लेंगे, एक्चुअल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल रेट ले लेंगे क्योंकि इस फर्नीचर का वैल्यू हेड ऑफिस के हिसाब से 1750 है, और हेड ऑफिस ने ही भेजा होगा क्योंकि ये ईफो सिस्टम में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे हम लोग 1750, ठीक है। क्योंकि हेड ऑफिस से कुछ भी लेके आना या फिर देने में हम लोग एक्चुअल रेट ले लेंगे। अच्छा, इसके बाद है बैंक बैलेंस। तो एसेट है, एसेट का बैलेंस हम लोग का क्लोजिंग रेट लगेगा, और क्लोजिंग रेट क्या है? क्लोजिंग रेट है 51, तो 51 लिख लेंगे। और हेड ऑफिस अकाउंट जो अपियर कर रहा है, हेड ऑफिस अकाउंट ये देखो, न्यूयॉर्क बुक मतलब जो हेड ऑफिस है वहां पर ब्रांच का बैलेंस 13,400 डेबिट दिख रहा है, तो ब्रांच में हमें यही बैलेंस को क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। तो 13,400 इसके इक्विवेलेंट है, तो हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 13,400, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्चुअल, और ये हो गया 13,400। अब बाकी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो $1 मतलब 52, तो 52 इक्वल टू $1। ये देखो यहाँ पर हो रहा है 52 इक्वल टू $1, तो 1 इक्वल टू 1/52, तो 2,34,000 इक्वल टू कितना होगा? डिवाइड करके हमें देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं कि एक्सचेंज रेट मतलब हर जगह ऐड होगा, डिपेंड कर रहा है ना किससे किस में कन्वर्जन हो रहा है। तो डिवाइड करते हैं 2,34,000 डिवाइडेड बाई 52, तो 4,500। तो ये डेबिट में जाएगा 4,500। अच्छा, इसके बाद 50 से डिवाइड होगा, 15,62,500 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो गया 31,250। और ये वाला 23,43,750 डिवाइडेड बाई 50, 46,875, 7,65,000 divided by 51, 15,000, और ये 51 से डिवाइड करने से 10,000। अच्छा, फिर ये 51 से डिवाइड होगा, 2,04,000 डिवाइडेड बाई 51, 4,000, 1,78,500 डिवाइडेड बाई 51,
3,500। अच्छा, यहाँ पर 50 से डिवाइड होगा, 50 से डिवाइड होने से 20,000, नहीं 2,000 हो रहा है। हाँ, 4 0 और 1, हाँ। अच्छा, फिर यहाँ पर 50 से डिवाइड होगा अगेन, 1,06,250 डिवाइडेड बाई 50, 2125। अच्छा, ये एक्चुअल वैल्यू लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी 51 से डिवाइड होगा, 5,68,650 डिवाइडेड बाई 51, 11,150। अच्छा, अब हम लोग करेंगे टोटल। टोटल करने से हमारा डिफरेंस आएगा, और उस डिफरेंस को हम लोगों को लिखना पड़ेगा। अच्छा, टोटल करते हैं। फोर 5,0,0, 31,250, 15,000 प्लस 6,000, 4,000 और 2,000 मिला के 2,125 प्लस 1,750 प्लस 11,150, 71,775 लिख लेते हैं एक बार, 71,775, और इधर कितना आएगा देखना पड़ेगा, 13,400, ये हो गया 13,500, 46,875, 73,775, तो ये ज्यादा आ रहा है, 73,775। तो दोनों साइड जो हायर बैलेंस है वही लिखेंगे, और डिफरेंस चेक करेंगे, -71,775, तो ये हो गया 2,000। तो 2,000 हमें इधर लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,000, ये लिखने से ये टैली हो जाएगा। ये क्या आ गया, ये आ गया, क्योंकि ये ईफो है तो ये हम लोग का आ गया एक्सचेंज डिफरेंस, ऐसे करके लिखेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और ये वैल्यू आ रहा है हम लोग का 2,000, और डेबिट में आया है तो इसे लॉस लिखो, ठीक है, इसे लॉस लिखो, क्योंकि डेबिट में आया है, डेबिट में आने से लॉस हुआ है ना, एक्सचेंज डिफरेंस लॉस, यहाँ पर भी देखो डेबिट में आया तो लॉस हुआ, एक्सचेंज डिफरेंस में लॉस हुआ, तो ये 2,000 एक्सचेंज डिफरेंस लॉस हो गया। तो ये हम लोग का वर्किंग नोट बना। अब इससे ये जो ट्रायल बैलेंस डॉलर में बन गया, इससे हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना लेंगे, ठीक है। हम लोग को बोला क्या था, देखो हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए ही बोला गया था। अच्छा अब मेन सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। मेन सोल्यूशन में हमें लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ इंग्लिश फर्म हेड ऑफिस इन न्यूयॉर्क, चेन्नई, branch profit and loss account for the year ended 31st of December, हाँ, December 2002। अच्छा, तो ये ट्रायल बैलेंस देख के हमें प्रिपेयर करना है। सबसे पहले ट्रेडिंग का डिटेल्स लिखते हैं, 2 ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 4,500, किस में बन रहा है, डॉलर में, ठीक है, यहाँ पर रुपीज मत लिख दो कभी भी, डॉलर में बन रहा है। अच्छा, और क्या आ जाएगा, परचेज सेल, टू परचेज बाय सेल,
अच्छा, परचेज कितना है? परचेज है हम लोग का 31,250 और सेल है 46,875 और लिखना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर तो नहीं होता है नॉर्मली, वो बाहर ही रहता है। और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का हमें वैल्यू मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पर ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ये 6,37,500। हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जैसे इस ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ था, यहाँ पर इंडियन करेंसी में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको फॉरेन करेंसी में ट्रांसफर कर लेते हैं। चाहो तो यहाँ पर भी निकाल सकते हो, इसको देख के भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं हम लोग 6,37,500 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक का रेट कैसे लगेगा? क्लोजिंग स्टॉक का लगेगा क्लोजिंग रेट, मतलब ये एसेट वाला 51, तो 51 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना होगा। 6,37,500 डिवाइडेड बाय 51 तो 12,500, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12,500। अब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आएगा 59,375 माइनस 4,500 31,250 23,625 टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,625। अब जितना भी पीएल आइटम है वो लिखेंगे, जैसे कि ये तो बैलेंस शीट का हो गया। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पे सैलरी वेजेस 1 लाख, रेंट टैक्सेस, सैलरी वेजेस, सैलरी एंड वेजेस था। अगर वेजेस सैलरी होता तो ट्रेडिंग में जाता। सैलरी एंड वेजेस, रेंट रेट्स टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। अच्छा, तो सैलरी एंड वेजेस हो जाएगा हम लोग का 2,000 और ये 2125 2,000 और क्या है? अब बैंक बैलेंस, ये बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर का अगर डिप्रिसिएशन पता होता तो हम लोग लिख सकते थे, ये भी नहीं होगा, तो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो एक्सचेंज डिफरेंस आया है, अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग का ईफो होता है, जो कि ये क्वेश्चन ईफो वाला है, तो जो डिफरेंस आता है ट्रायल बैलेंस में, एक्सचेंज डिफरेंस विच इज ट्रांसफर्ड टू पीएल, तो ये पीएल में जाएगा इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू एक्सचेंज लॉस। कितना आया? 2,000 आया शायद, चेक करते हैं। हाँ 2,000, तो ये हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो टू नेट प्रॉफिट, इधर ज्यादा है 23,625 माइनस हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 6, 6,125 17,500। अच्छा, अब बैलेंस शीट बनेगा। लाइबिलिटीज, ये भी डॉलर में, और एसेट्स ये भी डॉलर में। तो एसेट साइड में फर्नीचर था, डेटर था, बिल्स रिसीवेबल था, और क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक। एक बार देख के लिख लेते हैं।
फर्नीचर था हम लोग का 1750, बैंक बैलेंस 11,150। अच्छा, डेटर है 15,000। बिल्स रिसीवेबल है 4,000। और क्लोजिंग स्टॉक अभी कैलकुलेट किया 12,500। लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल था 10,000। अभी देखा मैंने, ये देखो बिल्स पेबल ये रहा, नहीं वो अच्छा बिल्स पेबल नहीं, क्रेडिटर 10,000 था, बिल्स पेबल 3,500। क्रेडिटर 10,000। अच्छा, और यहाँ पर हेड ऑफिस का ये रहा, हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस ये वाला 13,400। इसमें ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट 17,500। 30,900। तो टोटल करने से 30 और ये हो गया 40,900। 44,400। इधर भी इतना ही होना चाहिए। चेक करते, माइनस करके चेक कर लेते। 1750 माइनस 19,000 माइनस 12,500 माइनस 11,150। जीरो, मतलब टैली हो रहा है 44,400। ठीक है, तो देखो ये आसान है, ये नॉर्मल ब्रांच से ये जो फॉरेन ब्रांच का कंसेप्ट है ये काफी आसान है, बस ये दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ पर क्या रेट एप्लीकेबल होगा। तो 16 वाला तो पहले करवा दिया मैंने, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है। Messrs. Carlin has head office at New York, USA, and branch at Mumbai. Mumbai branch is an integral foreign operation of Carlin and Company. ठीक है, IFO है। मुंबई ब्रांच फर्निसेस यू इट्स ट्रायल बैलेंस। मुंबई ब्रांच ने अपना ट्रायल बैलेंस दिया है तो इंडियन करेंसी में दिया होगा, एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बाद, तो ट्रायल बैलेंस का डेटा फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हमें बोला क्या है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो पहले पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर्स वेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए रेमिटेंस ऑफ $6,000 रिसिप्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क हेड ऑफिस। तो कंप्यूटर का जब जरूरत हुआ तो हेड ऑफिस से लिया गया, क्योंकि इफो था। डॉलर में वैल्यू बता रहा है 6,000, एंड पेड टू द सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट कर दिया गया। डेप्रिशिएट कंप्यूटर एट 60% फॉर द ईयर। अनसोल्ड स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक है 4,20,000 इंडियन करेंसी में। फिर रेट ऑफ एक्सचेंज बता रहा है 1,4 यानी ओपनिंग, 31 मार्च यानी क्लोजिंग। एवरेज रेट बता दिया है। कन्वर्जन इन डॉलर शैल बी मेड अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी। अगर पॉइंट में आता है तो 2 डेसिमल तक हमें लेना है। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर इन यूएस डॉलर। हमें यूएस डॉलर में क्या बनाना है, रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाना है, मतलब ट्रेडिंग पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 एंड द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाना है ऑन दैट डेट ऑफ मुंबई ब्रांच। मतलब मुंबई ब्रांच का हमें फाइनल अकाउंट्स बना के देना है यूएस डॉलर में, जबकि मुंबई ब्रांच का डिटेल्स हमारे पास इंडियन करेंसी में। पहले तो हमें इसे यूएस डॉलर में इसके ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि यू आर इन्फॉर्म दैट मुंबई ब्रांच अकाउंट शुड ए डेबिट बैलेंस ऑफ इतना ऑन 31 मार्च 2002 इन न्यूयॉर्क बुक, एंड देयर वेर नो आइटम पेंडिंग रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का जो वैल्यू है वो बता दिया है। तो सबसे पहले तो इंडियन रुपीस को हमें फॉरेन करेंसी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे पहले करेंगे हम लोग। अच्छा, पहले कन्वर्जन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कन्वर्ट मुंबई ब्रांच
ट्रायल बैलेंस इन US dollar as on 31st of March 2002. Particulars, debit, credit, exchange rate, डेबिट क्रेडिट, डॉलर में चेंज करेंगे, डॉलर गिवन है रुपीस रुपीस। अच्छा, सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है 300, परचेज सेल है। परचेज सेल का है 800, 1200। सन्ड्री डेटर क्रेडिटर 400, 300। डेटर क्रेडिटर हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 120, 240। 120, 240 इसका मतलब ये रिसीवेबल, ये पेएबल। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो तरह का होता है, रिसीवेबल या फिर पेएबल। वेजेस सैलरी, वेजेस एंड सैलरी 560। वेजेस एंड सैलरी 560। अच्छा, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 360। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 360। अच्छा, एक बार देख लेते, सही लिखा मैंने? हाँ, सन्ड्री चार्जेस 160। कंप्यूटर 240, बैंक बैलेंस, कंप्यूटर बैंक बैलेंस 420 और 1620 न्यूयॉर्क ऑफिस मतलब हेड ऑफिस अकाउंट। अच्छा, अब हम लोगों को रेट लगाना है, एक्सचेंज रेट। अच्छा, तो यहाँ से अब हम लोग चेक करेंगे एक्सचेंज रेट में हम लोग का ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट लगता है, तो ओपनिंग रेट यहाँ पर है 40। अच्छा, ओपनिंग रेट 40 है, पहला रेट हम लोग का 40 लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर पहले देख लेते हैं क्या है परचेज सेल मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसके लिए एवरेज रेट होगा मतलब 41। एवरेज रेट का मतलब ये हो गया 41। डेटर क्रेडिटर इसका हो जाएगा क्लोजिंग मतलब 42। बिल्स ऑफ एक्सचेंज फिर से डेटर मतलब एसेट लाइबिलिटी, तो इसका भी 42 हो जाएगा। वेजेस सैलरी एक्सपेंसेस है मतलब 41 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वेजेस सैलरी के बाद रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इसमें भी 41 लगेगा। एक्सपेंसेस वाला सन्ड्री चार्जेस, इसमें भी 41 लगेगा। कंप्यूटर, कंप्यूटर का अपना एक्चुअल रेट दिया हुआ था, कंप्यूटर का वैल्यू US डॉलर में बता दिया था 6000। ठीक है, तो हम लोग यही वाला लिखेंगे, एक्चुअल बोल के 6000 लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद है हम लोग का बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मतलब एसेट वाला मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब 42। ठीक है, और ये वाला एक्चुअल वैल्यू होगा हेड ऑफिस का, ये रहा अनसोल्ड नहीं, कहाँ पर गया ये वैल्यू दिया हुआ रहता है नॉर्मली, ये रहा 39,609.18। ये डेबिट बैलेंस दिख रहा है, एक्चुअल लिखेंगे। यहाँ पर देखो डेबिट बैलेंस किसके बुक में दिख रहा है,
मुंबई ब्रांच अकाउंट का बैलेंस हेड ऑफिस के बुक्स में दिख रहा है, मतलब हेड ऑफिस के और मुंबई ब्रांच के अकाउंट में हेड ऑफिस कैसे दिखेगा, फिर क्रेडिट दिखेगा 39609, ये जो वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है ये एक्चुअल रेट में लिखेंगे 39609, ठीक है 39609.18, अच्छा 0.18 आ रहा है। बाकी सब हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्जन हो जाएगा, देखो यहाँ पर बोल रहा है 300, ये क्या दे रखा है 300, ये इन 1000 दे रखा है, ये सब जो है इन 1000 है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, 300 इंटू 1000 पहले कर लेते तो एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा। ये एक्सचेंज रेट जो है ये किस हिसाब से दिया हुआ है देख लो, ये दे रखा है कि ₹40 पर यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर मतलब 40 रुपीज, तो इतना मतलब कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 40 करना पड़ेगा, तो 7500 यूएस डॉलर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 7500। अच्छा फिर यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 800 डिवाइडेड बाय 41 कर लेते, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 410, ये 800 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 41, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 800 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 41, तो डायरेक्ट पॉइंट में आंसर आएगा, ये रहा 19512, 19512 पॉइंट, हमें 2 डेसिमल तक लेने के लिए बोला गया है, तो ये 5 के लिए ये 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 41, 29268, 29268.29, अच्छा 400 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 42, 9523, 9523.81, जीरो है 9 है उसके बाद तो 1 कर दिया मैंने, 300 इंटू 1000 जितना भी आया डिवाइडेड बाय 42, 7142.86 हो जाएगा, 5 के बाद 7 है इसीलिए, 120 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 42, अच्छा इसमें आंसर आ रहा है हम लोग का 2857.14, अच्छा ये है 240 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 42, इसमें भी पॉइंट आ रहा है 5714.285 है तो 29 ले लेंगे, 5714.29, अच्छा 560 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 41, तो ये वैल्यू आ रहा है 13658.53, 13658.536 है, तो 54 यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, बस इधर आ रहा है, अच्छा 360 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 41, सभी पॉइंट में आ रहा है 8780.49, 8780.49, 160 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 41, 3902.44, 3902.44, अच्छा ये वाला तो हम लोगों ने लिख लिया है, अच्छा ये वाला ऐसे ओरली हो जाएगा 42,000, मतलब यहाँ 3 जीरो ऐड होने से ये हो गया 1000 10,000,
एक बार देख ले चेक करके 42 420 into 1000 डिवाइडेड बाय 42। हाँ ठीक है 10,000 ही हो रहा है। अब हम लोग को करना पड़ेगा इसका टोटल और जो भी डिफरेंस आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। तो ये 10,000 फिर 6,000 16,000 प्लस 3,902.44 प्लस 8,780.49 13,658.54 2,857.14 9,523.81 19,512.20 प्लस 7,500 चेक करते कितना आ रहा है 817 यहाँ पर लिख के रखते 81734.62 इधर देखते हैं कितना आ रहा है 29,268.29 प्लस 714.86 7142 है। अच्छा 7142.86 प्लस 5714.29 प्लस 39,609.18। अच्छा ये बाई चांस दोनों साइड सेम आ रहा है मतलब एक्सचेंज का इस पे कोई इम्पैक्ट मतलब एक्सचेंज की वजह से कोई डिफरेंसेस नहीं आया। ये कैलकुलेशन ही ऐसा हुआ कि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आया। नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, नॉर्मली आता है ठीक है, मैक्सिमम केसेस में होता है कि आएगा क्योंकि हम लोग अलग अलग रेट लगा रहे हैं ना, आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नहीं आया, ठीक है नहीं आया तो अच्छा हुआ, हमारा ही काम कम हुआ। हमें यहाँ पर एक्सचेंज रेट का डिफरेंसेस वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, ये बन गया। अब हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है तो बस फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर the year ended 31st March 2002. To opening stock, to purchase, buy sales, by closing stock. देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू यहाँ पर 7,500, परचेज 9,512.20 19,512.20 और ये है 7,500। सेल्स, सेल्स है 29,268.29 29,268.29 और क्लोजिंग स्टॉक का नीचे दिया हुआ रहता है इंफॉर्मेशन तो इसका चेंजेस देख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का है 4,20,000, इसको हमें डॉलर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कर लेते यहाँ पर ही कर लेते ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4,20,000, ये हम लोग का रुपीज में है, 1000 इसमें मल्टीप्लाइड है तो लिखने का जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेटा था वो 1000 में कन्वर्ट करना पड़ा। क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग रेट लगता है, क्लोजिंग रेट था 42, ये देखो क्लोजिंग रेट डेटर क्रेडिटर का जो है 42। अच्छा ये डिवाइड करने से हम लोग का 10,000 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद टू वेजेस एंड सैलरीज चेक करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल, डेटर क्रेडिटर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वेजेस सैलरी 500 ये रहा 13,658.54 13,658.54 7,500 19,512.20 प्लस 13,658.54
40,670.74 इधर कम हो रहा है, देख लो, -10,000 -29,268.29 1402.45। थोड़ा डेटा जो है वो एब्सर्ड टाइप है, क्योंकि पॉइंट पॉइंट दे रखा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में। 0.74। अब ये ब्रॉट डाउन कर लेंगे, ग्रॉस लॉस है तो 2 ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन 1402.45। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, देखते हैं क्या क्या खर्चा आ जाएगा। ये रेंट रेट्स, टैक्सेस और सन्ड्री चार्जेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, sundry charges, rent rates and taxes 8780.49, 8780.49, sundry charges 3902.44, 3902.44। और हमें क्वेश्चन में बोला था डेप्रिसिएशन इस बार 60% चार्ज करो, ये देखो 60% फॉर द ईयर, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी लिख लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। तो 60% चार्ज करना है और कंप्यूटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000। तो ये हो गया 3600। नेट लॉस आएगा, टोटल करते हैं, बाई नेट लॉस 8780.49, 3902.44, 3600, 17685.38, 17685.38। अब बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट of Mumbai branch as on 31st of March 2002। अच्छा, एसेट में कंप्यूटर है और इस पे डेप्रिसिएशन भी लगा है। कंप्यूटर का वैल्यू है डॉलर में 6,000। ठीक है, ये सब डॉलर में हो रहा है। डेप्रिसिएशन लगा 3,600, बच रहा है वैल्यू 2400। अच्छा, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, क्लोजिंग स्टॉक है और बैंक बैलेंस। तो वैल्यू सिर्फ देख के लिखना है। डेटर है 9523.81, 9523.81। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा हम लोग का ये वाला 2857.14, 2857.14। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हम लोगों ने अभी भी ट्रांसफर करवाया था 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। और बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस हो जाएगा ये भी 10,000। अच्छा, टोटल कर लेते हैं, और तो कुछ है नहीं। तो कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000, 22,400, 22,400 प्लस 9523.81
प्लस 2857.14 34780.95 आ रहा है। अच्छा देखते हैं अब इधर क्या क्या आएगा। यहाँ पर हो जाएगा न्यूयॉर्क ऑफिस लेस नेट लॉस सन्ड्री क्रेडिटर और बीपी। अच्छा तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्रेडिटर है 7142.86 7142.86। अच्छा बिल्स पेबल 5714.29 5714.29 5714.29। अच्छा नेट लॉस है 17685.38 17685.38। और न्यूयॉर्क ऑफिस मतलब ये वाला वैल्यू हेड ऑफिस का वैल्यू है 39609.18। हेड ऑफिस। अच्छा ये देख लेते कितना होगा 39609.18 माइनस 17685.38 21923.8 प्लस 7142.86 प्लस 5714.29 34780 हाँ पॉइंट भी टैली हो गया है 0.95 क्योंकि हम लोगों ने 2 डेसिमल लेके ही किया जैसे हमें करने के लिए बोला गया था। ठीक है तो ये सिर्फ कन्वर्जन करने पे ही जितना टाइम लगता है बाकी इसमें कुछ खास होता नहीं है। मतलब उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फाइनल अकाउंट्स बनाना बहुत इजीली हो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ना इसमें 2 क्वेश्चन है जिसमें शायद फॉरेन ब्रांच का है मुझे जितना लग रहा है। 2 या 1 क्वेश्चन है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। देख लेते हैं 1 सेकंड देख के जस्ट बता देते हैं। तुम लोग ये कर सकते हो इसीलिए होमवर्क दे देंगे इसीलिए हम बोल रहे हैं। रुको 1 सेकंड बता देते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये फॉरेन ब्रांच का है। ये देखो पढ़ने से ही समझ में आएगा। ये देखो डॉलर ये सब दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा और 9 वाइन हम लोग का हो गया था। ये सब तो कुछ भी नहीं। 9 हो गया था 8 भी हो गया था। मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन है बस यही वाला बाकी तो हो गया था। बाकी जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये फॉरेन ब्रांच का एक क्वेश्चन बचा हुआ है। बाकी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ से कर लिया था मुझे जितना याद आ रहा है। ठीक है मैंने नोट डाउन कर रखा है तो हम एक बार चेक कर लेंगे। बस यही वाला बचा मतलब ब्रांच हम लोग का खत्म हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा कुछ टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये वाला एंड में हम होमवर्क जो है करवा देंगे। तुम लोग खुद से भी करके देख सकते हो। देखा है कितना आसान है हो जाएगा। ठीक है तो आज इतना ही करते हैं।